क्लियर। यहाँ से ड्रॉबैक क्या था कि दो ही वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर सेम, चार्ज बराबर होते हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, पर ये क्या नहीं समझा पाया, ये वो नहीं समझा पाया कि आने वाले साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके जो रिजल्ट आए वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल को। आगे जो एक्सपेरिमेंट आ रहा रदरफोर्ड का, अब उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो रिजल्ट आए वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल को। तो थॉमसन का मॉडल ये था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। फिर हमने बात की थी यहाँ से किसकी, रदरफोर्ड के मॉडल की। इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है इसका? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर। देखें इसमें क्या सेलेक्ट की थी, गोल्ड की फॉइल। यहाँ से ये गोल्ड फॉइल है, क्या एटम्स मान लो, किसके एटम है, गोल्ड के एटम है। किसका एटम है? गोल्ड के एटम। कोई दिक्कत? ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने तुम्हें बता दिया था, इट इज द डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम्स। डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, उन्हीं को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। डबली आयोनाइज्ड मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या +2 बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। अब इसमें यहाँ से क्या भेजे बेटा, अल्फा पार्टिकल, सामने रख दी गोल्ड की फॉइल। सुनना, गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था, ऐसा नहीं था कि ये बहुत अमीर था। गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था कि इसको जितनी पतली शीट हो सके उतनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि इसको एटम के अंदर का स्ट्रक्चर देखना था। तो ही वांट्स द फॉइल टू बी एज थिन एज पॉसिबल, ही वांट्स द फॉइल टू बी एज थिन एज पॉसिबल। नाम सुना होगा डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल या मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, इट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। क्या होती है डक्टिलिटी? सॉरी, मोस्ट वेलिएबल। हाँ, वेलिएबिलिटी क्या होती है? thin sheet में, it is the property of the metals by which the metals can be converted into thin sheet। और सबसे ज्यादा malleable कौन है? गोल्ड। बिल्कुल, और पतली शीट्स बन सकती है इसके, एल्यूमिनियम से पतली बन सकती है यार गोल्ड फॉइल। तो यहाँ से इसने गोल्ड इसीलिए सेलेक्ट की क्योंकि इसको ये जो फॉइल थी यहाँ से ये जितनी पतली हो सके उतनी चाहिए थी, और गोल्ड सबसे ज्यादा malleable मेटल होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ से इसके क्या ऑब्जर्वेशन थे, इसने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, यहाँ से उनकी बॉम्बार्डिंग कराई, तो ये क्या जा रहा है बेटा, सीक्वेंस में अल्फा पार्टिकल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो सीधे के सीधे पास हुए, कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कैसे पास हो गए, स्ट्रेट इस गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सीधे पास हुए। क्लियर। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से डेविएट हुए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ एंगल से, अगर हीलियम के में पलियां थे कभी, अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो क्या इसमें चार्ज +2 आ जाएगा। इसी He+2 को ही क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। यानी इट मींस इट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। आयन बन गया हीलियम का और +2 डबली आयन, 2 बार आयनाइजेशन किया, एक बार 1 इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी बार एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम ही क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। तब यहाँ से इसने अल्फा पार्टिकल्स की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे पास हुए? स्ट्रेट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेटा डेविएट हुए कुछ एंगल के साथ, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट्स हुए कुछ एंगल के साथ, लेकिन बहुत कम। क्लियर ना? बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हुए जो टकरा के वापिस आ गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकरा के वापिस आ गए। क्लियर। अब देखना अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर मैं यही मॉडल लेकर आता हूँ किसका, देखना क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने कुछ एंगल के साथ डेविएशन किया और कुछ तो वापस रिबाउंड हो गए। ये सबसे कम थे, सबसे ज्यादा ये, फिर ये और ये। तो यहाँ से अगर मैं थॉमसन के मॉडल को लेके आऊं तो क्या ये एक एटम है? ये यहाँ भी क्या बना रखे हैं मैंने? एटम, गोल्ड के एटम्स। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी ये पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो जब अगर कोई अल्फा पार्टिकल इससे टकराता, क्या इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है? तो क्या ये कभी इसको क्रॉस कर पाता? रिपेल करेगा ना। पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और बीच बीच में कुछ जगह इलेक्ट्रॉन्स है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, जैसे समझो ये पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कोई अल्फा पार्टिकल इससे टकराता तो क्या वो स्ट्रेट क्रॉस कर पाता? क्या नहीं, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, ये स्ट्रेट क्रॉस, पर यहाँ के स्ट्रेट क्रॉस हो रहे थे।
क्लियर। तो यहाँ से ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है वो किसको प्रूव नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल कि ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा एटम ही एक पॉजिटिव स्फीयर है, संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो ये कभी स्ट्रेट पास नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ से इसने खुद के क्या ऑब्जर्वेशन दिए, इसने कहा कि यार मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों? वो नहीं टकराई नहीं, यानी एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी होता है। एक एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए, यानी वो किसी से भी नहीं टकरा, कोई दिक्कत। क्लियर। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या रिबाउंड हुए, और कुछ किसके साथ डेविएट हुए, एंगल के साथ डेविएट हुए। तो देखो सुनना, अगर मैं रिबाउंड वाले केस की बात करूं तो उसमें पहला तो ये आ गया कि एटम के अंदर ये एक एटम है, मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा होता है, एम्प्टी। दूसरा पॉइंट उसने ये दिया कि इस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम के अंदर केवल एक जगह कंसंट्रेटेड है, फैला हुआ नहीं है, केवल एक जगह सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होकर रखा हुआ, और उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। थॉमसन कह रहा था पूरा एटम ही पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता तो ये अल्फा पार्टिकल कभी स्ट्रेट पास नहीं होते। ये एक एटम है, जितने अल्फा पार्टिकल आए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कैसे पास हो गए, स्ट्रेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम क्या था, एम्प्टी था। और यहाँ से ऐसा एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, जो सीधा जाके किससे टकरा गया, न्यूक्लियस से, क्या वो रिबाउंड हो गया? क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ इकट्ठा हो रखा था, सेंटर में। कहाँ इकट्ठा हो रखा था? ये इसका रीजन नहीं बता पाया तो इसका ड्रॉबैक निकल गया। तो ये किसकी पोजीशन नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन्स की। ये किसकी पोजीशन नहीं बता पाया, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? तो ये था इसका एक्सपेरिमेंट, और यहाँ से था ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल को। क्लियर। तो आए पेज नंबर 48 पे। थॉमसन पढ़ लिया, दोनों पॉइंट्स पढ़ा दिए थॉमसन के प्रपोज के। फिर इसके बाद वो जो अगला वाला पैराग्राफ है वो क्या बना, उसका ड्रॉबैक। मैंने वहां लिखा है ड्रॉबैक बना। अब नीचे है रदरफोर्ड में, किसमें, रदरफोर्ड में। देखो सुनना, रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin, और उसमें देखो thin gold foil. अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर फॉल कराया, गिराया गया, गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने कल लाइन लिखवा दी थी, क्लियर, लिखो ही ना। अल्फा पार्टिकल के लिए नीचे डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो केवल प्रोटॉन बचे, चार्ज के साथ +2 ये बता रहा है कि इसके पास 2 प्रोटॉन है। +2 ये बता रहा है कि इसके पास 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, केवल क्या बचे, प्रोटॉन। क्लियर। यानी 2 प्रोटॉन है, ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, ये हीलियम का एक एटम है। इससे हमने क्या बोला, अल्फा पार्टिकल। अब देखो इसके एक्सपेरिमेंट में नीचे चीज दे रखी है कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज़ ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। तो इसमें नीचे कहीं एक रीजन लिख लें, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। इधर ये डायग्राम के यहाँ जगह दिख रही है, यहाँ लिख लें, कहीं भी लिख लें, इधर डायग्राम के इधर लिख लो, नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल। अब मोस्ट मेलिएबल है तो क्या मैं उसकी सबसे पतली शीट बना सकता हूँ? मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे वो कन्वर्ट होता है किसमें, थिन शीट्स के अंदर। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी, यानी मेटल्स मेलिएबल होते हैं। अब उसको सबसे पतली शीट चाहिए थी तो उसने मेटल भी वही लिया जो उसको सबसे पतली शीट में कन्वर्ट कर सके। तो गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल होता है। तो ये रीजन था गोल्ड फॉइल को ही सिलेक्ट करने का, बिकॉज ही वांट द शीट और फॉइल एज थिन एज पॉसिबल, एंड गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, यानी कि इसको सबसे पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रीजन था किसका, गोल्ड फॉइल का। क्लियर। अच्छा, इसने कितनी, इसकी थिकनेस की बात करें अगर, एटम की साइज पड़े नैनोमीटर्स में, अरे एटॉमिक रेडियस की बात की थी अपन ने वहां, नैनोमीटर्स में, यानी नैनोमीटर्स यानी कि ये जो थिकनेस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये एटम मान लो यहाँ से ये गोल्ड फॉइल, ये थिकनेस इतनी होगी कि इसके अंदर कितने एटम आ जाए, 1000। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 1000 एटम आना, क्योंकि एटम की साइज आंखों से नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप से दिख रहा है। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये रेडियस किस में जा रही है, 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर में जा रही है, नहीं इतना छोटा एटम। तो इतनी पतली शीट थी कि इसमें केवल कितने एटम, थिकनेस कितनी थी, केवल 1000 एटम्स।
थिकनेस समझ में आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक लाइन में मैं एटम्स को अरेंज करूँ तो केवल कितने एटम्स आने चाहिए? 1000 एटम्स। कितनी पतली शीट की है? 1000 एटम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट देखें कि अल्फा पार्टिकल्स के बारे में यही पढ़ा हमने। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, डबली चार्ज हीलियम आयंस या हीलियम एटम्स सिंस दे हैव अ मास। अच्छा, अब इसका मास देखें। मास यहाँ अभी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि मास देखने के लिए हमको इसका मास 4u है। मास एक्चुअली प्रोटॉन डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? प्रोटॉन। अच्छा, हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4, तो प्रोटॉन डिसाइड करते हैं। वो आगे जब हम एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे तो वहां देख लेंगे इस पॉइंट को कि इसका मास इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी इसका मास कितना है? 4u। एटॉमिक नंबर डबल करना है, 2 का 4। ये तो जुगाड़ थे, लेकिन एक्चुअल में मास कैलकुलेट होता कैसे? क्लियर? जैसे मैंने सोडियम का कहा कि एटॉमिक नंबर 11 हमने तो याद कर लिया ट्रिक से कि 23 करना है। क्लियर? पर 23 आया क्यों? क्लोरीन का 35.5 क्यों आया? ये आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ऐसी क्या खास बात थी एटम के अंदर, क्योंकि अभी हमें एटम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है और उस एटम के अंदर ऐसी क्या चीजें थी जिसकी वजह से उस एटम का मास डिसाइड हो रहा था। क्लोरीन में ऐसा क्या था कि 35.5 आ गया, सोडियम में ऐसा क्या था कि 23 आ गया। क्लियर? फास्फोरस में क्या था कि 31 आ गया 30 की। तो हमने इसको ट्रिक से याद कर रखे थे। डायग्राम देख, ये जो सर्कल्स बता रखे हैं गोल्ड के एटम्स है। हाँ, बनाना है इसको, नॉर्मली बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, इतना बड़ा नहीं। गोल्ड के एटम्स है। देखो मोस्ट ऑफ द लाइन क्या स्ट्रेट पास हो रही है? देखो उसमें मोस्ट ऑफ द लाइंस क्या स्ट्रेट पास हो रही है? कुछ एक लाइंस ऐसी होगी जो रिबाउंड हो रही है और कुछ लाइंस ऐसी है जो किसी एंगल से डेविएट हो रही है। क्लियर? कुछ लाइंस ऐसी है जो रिबाउंड हो रही है, बाकी कुछ एंगल से डेविएट हो रही है और मोस्ट ऑफ द लाइंस कैसी पास हो रही है? स्ट्रेट पास हो रही है। लेकिन ये भी तो न्यूक्लियस से टकराई तो नहीं, ये दिखा दिया उसने, न्यूक्लियस से नहीं है। क्लियर? दिखा दिया उसने। न्यूक्लियस के बिल्कुल जो सेंटर में टकराएगा वो तो सीधा लौट के चला जाएगा। वो एक डिग्री ज्यादा है। बिल्कुल। न्यूक्लियस में भी ऐसा है कि देखो जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस का, वहां सबसे ज्यादा प्रोटॉन है और इस एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में इकट्ठे हो रखे हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे पास हो रहे हैं? स्ट्रेट। कुछ हो रहे हैं एंगल से डेविएट और बहुत कम पार्टिकल्स रिबाउंड हो रहे हैं। रिबाउंड मतलब वापस उसी एंगल जिधर से आए थे उधर जा रहे हैं। तो यहाँ से इसने क्या दिए इसके ऑब्जर्वेशन? तो एक चीज तो उसको ये पता लग गई कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अगर स्ट्रेट पास हो रहे हैं यानी एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा है? एम्प्टी। नहीं, एम्प्टी खाली जगह है, वहां कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल नहीं, खाली जगह है। हमारी इस क्लास में इधर 2 टेबल पे गर्ल्स बैठी, पीछे 2 टेबल्स पे बॉयज बैठे हैं, तो ये इधर की जगह खाली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी है प्रोटॉन्स भी है, पर वो स्पेस कैसी है? खाली एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वहीं केवल क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ इसने पहला तो ये कह दिया कि प्रोटॉन्स जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसी है? एम्प्टी। अब ये जो नीचे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लियर? ये तो था इसका ऑब्जर्वेशन। पहले के पॉइंट्स थे इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप, अगले 3 पॉइंट है इसका ऑब्जर्वेशन और फिर है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन और फिर ड्रॉबैक। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन और कंक्लूजन के बाद ड्रॉबैक। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले इसने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द ग्रोफिल। ये पहला इसका ऑब्जर्वेशन था कि जब इसने यहाँ अल्फा पार्टिकल्स डाले तो इसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट पास हो गए, कुछ किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बहुत कम ऐसे थे जो सीधा क्या हो गए? रिबाउंड हो गए। ये 3 इसके क्या थे? ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इसने एटम का क्या दिया? मॉडल। बिल्कुल होगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है थोड़े एंगल का। क्लियर? पास स्ट्रेट टू द gold foil. The first point, most of the alpha particle pass straight through the gold foil. ये इसका first observation था। Second observation देखो, some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए। और तीसरा पॉइंट देखें, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appears to rebound, यानी कि 12,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो रहा था? उसने एक एवरेज लगा दिया कि अगर उसने 24,000 पार्टिकल फेंके तो उस 24,000 पार्टिकल में केवल 2 पार्टिकल वापस आए, यानी इतना कम पार्टिकल वापस आए। तो ये उसकी 3 क्या थी? ऑब्जर्वेशन। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन की वजह से बेसिस पे उसने अपना क्या दिया? मॉडल। उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये 3 पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, some of the alpha particle were deflected by certain angles and surprisingly, मतलब उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई लौट के भी आ जाएगा वापस, इसलिए वो क्या वर्ड यूज करी? एनसीईआरटी, सरप्राइजिंगली।
तो उसको ये होप नहीं थी कि कोई लौट के आ जाएगा। सरप्राइजिंगली 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल, कि 12,000 में से अगर उसने एवरेज निकाला कि 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस रिबाउंड हो रहा था। रिबाउंड मतलब टकरा के लौट के आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली उसने एवरेज निकाला, उसने कितने भी भेजे क्लियर ना, उसने कहा कि हाँ अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इतने भेजता हूँ, रिपीट हुआ होगा एक्सपेरिमेंट, बहुत बार किया होगा उसने, तो उसने एवरेज निकाले कि हाँ। सर अगर किसी भी मतलब एटम के उस न्यूक्लियस पे अगर लगा दो हर एक एटम में नहीं लग रहा है ना, दिक्कत ये तो आ रही है, रैंडम फायरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल्स। अरे एटम इतना छोटा सा और उसके अंदर न्यूक्लियस तो और छोटा है। मैंने समझाया था किसी छोटी चीज को बड़ी में रख सकते हैं, तो एटम पहले से इतना छोटा, न्यूक्लियस के कंपेयर में बड़ा है, तो न्यूक्लियस की तो साइज और कम है। एटम एटम खुद जब -9 में जा रहा है, तो ये समझो ना इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट और मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी है, तो ये न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। तो इससे टकराना मतलब ये तो बहुत ही एक 100 आउट ऑफ 100 पे मारने वाला हो गया तीर। हाँ ये एटम का न्यूक्लियस है। सवाल में ध्यान रखना, पिछले साल 9th में मैंने सवाल दिया न्यूक्लियस का, बायोलॉजी का लिख के आ रहा है इस केमिस्ट्री का सवाल था, तो बायोलॉजी का डायग्राम बना के आगे न्यूक्लियस का और पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसने। ध्यान से ध्यान, ऐसा ही एक क्वेश्चन था लास्ट सेशन की बात है 9th में। नहीं ऐसे एक्सप्लेन न्यूक्लियस नहीं, क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, फोर्थ हो रहा था, तो न्यूक्लियस देख के उसने उसके हिसाब से बायो डाल दिया। केमिस्ट्री में न्यूक्लियस है, तो यहाँ ये तो बहुत एक रैंडम चांस हो गया। यानी कि अगर तुम एटम के साइज को बहुत छोटा कह रहे हो, यानी अगर एटम इतना सा है तो इसके अंदर न्यूक्लियस कितना सा हो। अरे आपके 10 की पावर -9 भी नहीं है, ये आंखों से दिख रहा है, मतलब ये 10 की पावर -9 भी नहीं है यार। तो अगर एटम इतना अगर एटम मान लो, तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो यही होगा, इसके कंपेयर में ये होगा। तो अब एटम अगर इतना छोटा है कि उसकी रेडियस 10 की पावर -9 मीटर है, तो न्यूक्लियस कितना छोटा है। हाँ दिखेगा, माइक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन देख ले, एटम की न्यूक्लियस की क्या होगा। नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इतनी हाई डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन्स देख ले, नाम याद नहीं है। पहले कहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो आते हैं, एक आता कंपाउंड। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन समझ, सेल डिस्कवर की उसने नहीं माइक्रोस्कोप उसका नहीं, तो कंपाउंड था इलेक्ट्रॉन कंपाउंड था। देखें यहाँ से, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन समझ में आए, तीनों पॉइंट्स मार्क कर लेना। ये ऑब्जर्वेशन है किसके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स deviate through certain angles, and 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल rebounds back। ये 3 ऑब्जर्वेशन थी, और इसी के भी आपको उसने अपना क्या दिया, मॉडल दिया। क्या दिया उसने, अपना मॉडल। तो अब इधर ये जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं इस वाले पेज पे, ये 3 पॉइंट, ये क्या आ रहा है बेटा, इसके देखें पढ़े। Following a similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that, अब उसने इसका क्या कंक्लूजन निकाला। तो इन चीजों से तुम्हें भी ये समझ में आ रहा है कि अल्फा पार्टिकल सारे स्ट्रेट पास हो रहे हैं मैक्सिमम, यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर कैसी है, एम्प्टी। तो उसने यही चीजें बोली। इस ऑब्जर्वेशन को बेसिस पे उसने अपने क्या दिए, कंक्लूजन्स दिए। क्या दिए, कंक्लूजन। तो पढ़े फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected। बिना टकराए सीधे के सीधे निकल गए। अब यार कोई सीधे के सीधे बिना टकराए निकल गए, मतलब कोई रास्ते में अड़चन आई नहीं, यानी जगह कैसी थी, सारी खाली थी। मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं कुछ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए, यानी एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसी थी, पोजीशन बनी होगी ना, जैसे ऐसे तो नहीं, उसने स्ट्रेट मारा इनको, ये गोल्ड फॉइल थी और उधर से अल्फा पार्टिकल्स फेंके उसने। सर ये भी सारी हाँ तो ये एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है ना, नहीं यार इसमें समझे तो नहीं, जगह नहीं दिख रही है। डिफ्लेक्शन देखो, डिफ्लेक्शन 2 तरह से हो सकता है। देखो ये तो सीधी की सीधी चलेगी, ये हो रही है रिबाउंड, चाहिए ऐसे एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। एक डिफ्लेक्शन देखना एंगल वाला, क्या ऐसे भी तो जा सकता है, यानी ये भी एक तरह का किसी एंगल पे डिफ्लेक्शन ही है। तो डिफ्लेक्शन एंगल का ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये स्ट्रेट पास हो गया और ये क्या हो गया, रिबाउंड हो गया। ये समझाने के लिए बना रहे हैं। एंगल तो जब भी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन के कहीं या कोने से, सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में, समझा नहीं, न्यूक्लियस ये पूरा है, तो इसके अंदर जैसे सेंटर में और ज्यादा प्रोटॉन, बाहर आते आते और कम हो जाएगा। हाँ ये पूरा एरिया है जहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, बीच से टकराया रिबाउंड हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर।
इसीलिए तो कह रहे हैं चांसेस बहुत कम है। जभी तो एक 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो रहा था, तो यहाँ टकराने के चांसेस बहुत कम है ना। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऐसे निकलते, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे ऐसे और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे ऐसे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखें इसकी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। बेटा एनसीईआरटी लेके आया करो रे, हमें कल भी कहा था, क्लियर है ना। हार्टली निकल के इसी तरह एनुअल निकल जाएगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। पढ़ते तुम रेगुलर नहीं पढ़ते, किताबें नहीं मिलती तुम्हारे पास, 3 में 1 की शेयरिंग हो रही है। साथ में रखें, अपने नोट्स खुद मेंटेन करें। सवाल ही यही बनेंगे इसमें, क्लियर। कुछ एक्स्ट्रा सवाल बनेंगे वो मैं हर बार जैसे करवाता हूँ वैसे लिखवा के करवा दूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. Second point देखें, very few particles were deflected from their path. Little space, very few particles, like देखो कुछ particles थे जो अपने रास्ते से बच गए। तो ये बता रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक एटम के अंदर बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है, और उसने उस जगह का क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। तो अगले आने वाले पॉइंट में वो न्यूक्लियस के बारे में ही बता रहा है। थर्ड पॉइंट देखना, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. उस small volume को क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस। तो इस थर्ड पॉइंट के आगे एरो लगा के वहां साइड में लिख दो न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट के आगे एरो लगा के उसमें साइड में क्या लिखेंगे, न्यूक्लियस। कि ये जो वॉल्यूम है जहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है पूरा, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अरे नहीं बता पाया ना, यही तो नहीं हुई। हर का ड्रॉबैक निकला, अब इसका ड्रॉबैक निकलेगा, फिर आएंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले। बॉर्स मॉडल आएगा, उसने पूरा अच्छे से बताया। तो ड्रॉबैक सबके निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, तो फिर इसका बेनिफिट भी है। देखो थॉमसन का एक प्लस पॉइंट था, न्यूट्रल बता दिया उसने एटम को, और वो सही बात। इसका प्लस पॉइंट आएगा, क्या बता के जा रहा है, न्यूक्लियस बता के जा रहा है कि आप पॉजिटिव चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है। तो पॉजिटिव पॉइंट के साथ ड्रॉबैक भी आ रहे हैं, और उसी ड्रॉबैक को आने वाले साइंटिस्ट उठा के नया मॉडल तैयार करते हैं। यहाँ से ड्रॉबैक्स भी आएंगे इसके। देखो अगला टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड, क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट समझ में आया। A very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge of this atom is concentrated in a very small volume. उस जगह को वॉल्यूम यानी इस छोटी सी जगह को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, हाँ इसने ही कहा न्यूक्लियस। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखें आगे के नीचे के 3 पॉइंट दे रखे हैं, अरे 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो 3 पॉइंट क्या थे उसके, ऑब्जर्वेशन। ये वो पहले वाले शुरू के एक्सपेरिमेंट, क्या सेटअप लगाया उसने, गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की, हीलियम का इंट्रोडक्शन, अल्फा पार्टिकल का इंट्रोडक्शन, गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट की। फिर 3 पॉइंट आए, ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेट पास होना, 180 पे पास हो, रिबाउंड करना और डिफ्लेक्ट होना एंगल्स के साथ। फिर आए उसके कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर में, क्लियर। और एक रीजन और एक चीज और कह दी कि पॉजिटिव फिर कंक्लूजन आने के बाद उसने अपना क्या दिया, मॉडल। तो मॉडल पहले, और अपना मॉडल तो देगा ना वो कि एटम के अंदर ये है, ये तो उसने बातें बताई। अब वो क्या बता रहा अपना मॉडल कि हाँ एटम ऐसा होता है, और मॉडल देने के बाद उसका क्या आएगा, ड्रॉबैक। तो मैंने कल यही कहा था, इस इन टॉपिक्स में यही है, साइंटिस्ट का नेम, उसका मॉडल और उसके ड्रॉबैक। यहाँ वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट का सेटअप, उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी कंक्लूजन। क्या पूछ रहा है एग्जाम में, वो ये ऐसे पूछ रहा कि व्हाट आर द कंक्लूजंस मेड बाय द रदरफोर्ड इन इट्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन बनाया अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, तो कंक्लूजन दिखने, क्या कंक्लूजन थे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ये कंक्लूजन थे। ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फोइल, क्लियर। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और एक और 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक। ये तो ऑब्जर्वेशन, इनके बेसिस पे कंक्लूजन, और आने वाले 3 पॉइंट क्या बन रहे हैं, मॉडल। देखना फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। अभी इसके स्टैंडर्ड लैंग्वेज कि यार मुझे किसी को बताना हो एटम का मॉडल क्या होता है, तो एटम का मॉडल ये कहेगा कि एटम के अंदर एक
ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, बहुत सही था, बहुत सही बात बताई इसने। हाँ ये सही है कि एटम के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, यानी सारे प्रोटॉन्स वहां सो रहे हैं, वहां रखे हुए, सो रहे मतलब वहां रखे हुए। देखें फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। अब सुनना, यहाँ ये कह रहा है कि एटम का जितना भी मास है वो सब कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, यानी मास डिसाइड करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन का रोल भी नहीं आया, लेकिन एक और पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा, क्या, न्यूट्रॉन। मैंने अभी कहा मास हम सीखेंगे आगे कि ऐसी क्या बात खास बात थी एटम में कि हमने एटम का मास निकाला किससे, क्लियर ना। तो एटम का मास एक्चुअली किसकी वजह से आता है, न्यूक्लियस। अब देखेंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, इसकी वजह से, क्लियर। तो सुनना, कुछ कुछ केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अरे मास इसी तरह, तो जब मास कैलकुलेट करेंगे तो वहां देखेंगे कि सेंटर में न्यूक्लियस के पास ऐसा क्या था कि पूरे एटम का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। कहाँ कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। ये बात किसने कह दी थी, रदरफोर्ड ने, कि सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा, उस जगह को मैं न्यूक्लियस बोलता हूँ, और इसी जगह पूरे एटम का क्या कंसंट्रेटेड है, मास। ये उसके हाँ ये भी इसने कहा, ये इसके मॉडल का क्या बना, फर्स्ट पॉइंट क्या बना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें, the electrons revolve around the nucleus in circular path। अब इसने ये कहा, देखो नहीं दे पाए, बात सही थी पर रीजन नहीं दे पाए, तो बिना रीजन के कौन एक्सेप्ट करे। उसने कह दिया तरबूज दे दो, ऐसे तो नहीं मान लेंगे, मना कभी जामुन तिरा रहा है। सेंटर में क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट पॉइंट किसने कहा, रदरफोर्ड ने। इसमें आ गए सारे प्रोटॉन्स। फिर इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करते हैं, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर। क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था क्या इसके पास, नहीं था। पहले वाले का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था इसके पास, उसके लिए किसने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन सेकंड पॉइंट इसने थोड़ा होशियार बनते हैं, क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता देते हैं। इसने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के। ये था सेकंड पॉइंट इसके मॉडल। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी थी, क्लियर। स्ट्रेट लाइन वाली कैसे मेंटेन होती है, रिवॉल्व कंटिन्यू मोशन करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, किसमें, सर्कुलर पाथ में, किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों। अब यहाँ से इसका ये ड्रॉबैक बनेगा, क्या बनेगा, सुनना। वो कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो क्या वो एनर्जी रिलीज करता है, और तुम भी दौड़ोगे थक जाओगे, एनर्जी रिलीज होगी। तो वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ सारे तुमने कह दिए प्रोटॉन भरे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूम रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या धीरे धीरे थकते थकते इसका मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, और ऐसा होते होते ये किसके अंदर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिक्स हो गए तो एटम ही खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल। प्रोटॉन अलग अलग है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ से इसका ड्रॉबैक, कि तुम कह रहे हो रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेंगे, तो वो अपने सर्कुलर पाथ को कम करते जाएंगे तो वो किसके अंदर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर, तो पूरा एटम खत्म हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात तो सही कही इसने, पर इसके बाद रीजन नहीं था। ये सही है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, अगले आ जाएगा बोर में। ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, पर ये रीजन नहीं समझा पाया। और इसको जो क्वेश्चन किया कि अगर रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसने कहा होगी। तो फिर बोले एनर्जी रिलीज होगी तो ये तो घूमते घूमते गिर जाएंगे, इसने कहा गिर जाएंगे। तो बोले तुम ये क्यों कह रहे हो, बोले मेरी मर्जी थी इसलिए कह रहा था, मुझे नहीं पता है ना। फिर इसने जाते जाते कह दिया कि मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। ठीक है, इसमें जाते जाते कह दिया मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। क्यों, बस जितना पता था उतना कह दिया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों। कोई दिक्कत, अगला पॉइंट देखो बेटा। So the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom। ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट क्या कहा इसने, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसी एटम के अंदर, एम्प्टी। समझ में आया। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसका सेटअप, उसके ऑब्जर्वेशन, उसके कंक्लूजन, और उसके बीच की कुछ लाइनें नहीं पढ़नी है, पहले पॉइंट्स डायरेक्ट सवाल है। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, क्लियर, जितने 3-3 पॉइंट दे रखे सब याद रखने। ये ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, मॉडल सेटअप का मतलब ये चारों चीजें साथ में पूरा पूछे रदरफोर्ड, पूरा रदरफोर्ड पूछेगा कि एक्सप्लेन द रदरफोर्ड
अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के साथ केवल ऑब्जर्वेशन बताना। उसने केवल एक्सपेरिमेंट पूछा कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट को समझाइए, तो एक्सपेरिमेंट के साथ ऑप्शन, एक्सपेरिमेंट मतलब सेटअप कि ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल, टेकन द अल्फा पार्टिकल्स और ऑब्जर्वेशन, बस उसने केवल एक्सपेरिमेंट पूछा। सब पूछ लिया तो फिर सब लिखना है, पर इतना बड़ा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा ही नहीं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी वो देगा ही नहीं। क्लियर, वो या तो देगा एक्सपेरिमेंट, फिर या देगा व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रदरफोर्ड थ्रू हिज अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकाले, और ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन मिला के सवाल दे सकता है। क्लियर, एक सवाल केवल अलग से दे सकता है किसका, कंक्लूजन का, कि व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल। नहीं आगे मास वगैरह कैलकुलेट करना, हाँ थ्योरेटिकल चैप्टर ही एक तरह से, बस वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है। क्लियर, नहीं अपनी लैंग्वेज नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड भी लिखें अपनी लैंग्वेज में, पता है तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। कोई दिक्कत, तो ये हो गया बेटा इसके आवाज हो, जिसके ड्रॉबैक पे देखो, ड्रॉबैक वही दे रखा जो मैंने समझाया, रहने तो वो कहाँ गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में पड़े ड्रॉबैक। द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। स्टेबल मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहेगा, वो क्या लूज करेगा, एनर्जी। एनी पार्टिकल, वो कह रहा है एनी कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई मोशन कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। एक्सीलरेशन मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या घूमते घूमते इसका रेडियस कम हो जाएगी, सर्कुलर मोशन की कम हो जाएगी, तो ये किसके अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। पढ़ना, thus the revolving electron would lose nucleus. In this works, so the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. अगर ऐसा हो गया तो एटम क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल तक ध्यान रखेंगे, इसका क्या ड्रॉबैक, कि द एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड इज नॉट स्टेबल। क्लियर ना, इट विल रेडिएट एनर्जी, and if it radiate energy it will fall into the nucleus, atom will become unstable। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ये इसी का जो मॉडल का पॉइंट था, वही इसका क्या बन गया, ड्रॉबैक। क्लियर, ये नहीं बता पाया, बात सही थी पर रीजन नहीं था, और जो एग्जैक्ट रीजन है इसका, बात ये भी सही थी, यार रिवॉल्व करते तो एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, पर यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ये स्पेशल केस आ जाएगा, देखेंगे आगे क्यों। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, इसके डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाएंगे, इतने लाइनें नहीं बतानी, मोस्ट ऑफ द लाइंस को स्ट्रेट पास करा दो, एक को या दो को केवल पीछे भेज दो, एक दो का डिफ्लेक्शन करा दो, एक डिफ्लेक्शन ऐसे और एक डिफ्लेक्शन ऐसे, बस 4-5 लाइनों में डायग्राम बना दिया। ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है ना, एक्सपेरिमेंट पे सवाल आएगा, देखो ना, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट फॉर गोल्ड पे, नहीं वहां क्या, अरे मैं इतने सवाल उसका एक्सपेरिमेंट आएगा तो तुम्हें वहां 101% डायग्राम बना के आना है, थ्योरी में नहीं लिख सकते। वहां अगर वो पूछता रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो डायग्राम बना के आना ही है, तय है। थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी ना, स्कैटर तुम क्या चाहते हो, कुछ भी ना कराएं तुमसे, खाली सीट दे देना, लिखोगे तभी तो नंबर मिलेंगे, लिखनी पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है, एक्सपेरिमेंट और फिर डिसाइड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। ये चीज भी, एक ही क्वेश्चन को मैं 3 नंबर में भी जोड़ सकता हूँ और 5 नंबर में भी जोड़ सकता हूँ, क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं बेटा बोहर के मॉडल की तरफ। किसकी तरफ, बोहर के मॉडल की तरफ, ठीक है ना। नेल्स बोहर, आज बर्थडे इनका 7 अक्टूबर, ठीक है। अब देखो, रदरफोर्ड की सारी बातें सही थी, क्या स्पेस एम्प्टी होता है, ठीक है होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, क्या न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, ड्रॉबैक एक ही निकला, इसका इलेक्ट्रॉन का। इसने कहा बाकी सब तो वही उठा लेता हूँ, केवल इसको सही कर लेता हूँ, पूरा नया क्या तैयार हो जाएगा, मॉडल। समझा ना, बाकी जब सारी चीजें सही है, केवल जो ड्रॉबैक निकल रहा है उस पर ध्यान दूं ना मैं, बाकी सारी चीजें सही है, उनके एक्सपेरिमेंट के प्रूफ भी है, केवल ड्रॉबैक किसका था, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन का। तब इसने एक चीज कही कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये ऐसे नहीं, ये एक स्पेशल ऑर्बिट्स में करते हैं। क्लियर ना, उनको कहते हैं शेल्स, 3-4 नाम है उसके, सुनना अलग अलग नाम सुना।
इसे कहते हैं ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या कहेंगे? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। एनर्जी शेल्स क्या कह सकते हैं? एनर्जी शेल्स या नॉर्मली क्या कह सकते हैं? शेल या ऑर्बिट। शेल ऑर्बिट या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर एनर्जी शेल या डिस्क्रीट शेल। इसका मतलब ये एक ऐसी स्पेशल टाइप की ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब क्या? प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। ऑर्बिट यानी एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्पेशल शेल्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज नहीं करते। उसके अंदर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तभी तो इसको नाम क्या दिया? एनर्जी शेल्स। क्या नाम दिया? एनर्जी शेल्स। जब इसने प्रूव कैसे किया? इस चीज को नहीं, प्रूफ नहीं, इसने प्रूफ ऐसे किया कि जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चालू किया तो जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो जल्दी निकल रहे कंपैरिजन टू अंदर वाली शेल। क्लियर? तो इसको ये तो 100% श्योर था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, पर रीजन नहीं मिल पा रहा था इसका। पता किसी को? इसका इसने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया और वो मानना पड़ा सबको। कोई एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं था, इसने कहा थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया। और इसका फिर एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ कि जब मैं यहाँ मैं शेल्स बनाऊंगा आपकी अलग अलग, जब मैं शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ तो हर शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है और वो फिक्स रहती है। बाहर वाली जैसे KLMN हम 4 शेल देखेंगे। जब इससे इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो एनर्जी लगानी पड़ी, एनर्जी लगानी पड़ी और एनर्जी अलग अलग लग रही थी। तो अलग अलग लग रही थी यानी कि ये जितनी भी शेल्स है इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी हर शेल्स की अपनी क्या होती है? एनर्जी होती है। इसलिए इनको क्या नाम दिया? एनर्जी शेल्स। क्या नाम दिया? एनर्जी शेल्स। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी का लॉस नहीं होता है, और एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो वो जाके कहाँ नहीं गिरेंगे? न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे। तो फिर इसने कह दिया कि मुझसे पूछो, मुझे पता है। उसको नहीं था, इसको रदरफोर्ड। वैलेंसी 1 2 3 नहीं, वैलेंसी मतलब गेन और लूज दोनों। वैलेंसी 1 है तो वो देखना पड़ेगा लूज कर रहा है या गेन कर रहा है ना। वैलेंसी तो दोनों में इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एटम, दोनों आते हैं। 1 लूज कर रहा है तो भी उसकी वैलेंसी 1। जैसे सुनना, सोडियम क्या है? +1 होता है और क्लोरीन क्या होता है? -1। दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है। पर कितना? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वैलेंसी क्या है? 1। वैलेंसी दोनों में काउंट होती है, साइन नहीं होता वैलेंसी का, नंबर है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। टॉपिक आगे आएगा वैलेंसी। तो देखें इसमें पढ़े फर्स्ट पॉइंट इसका